Students, today we'll start with VBT means वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और वो शेयर होकर क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। पता है हमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जो वैलेंस बॉन्ड में हैं। और ये चीज़ आगे चलने वाली है, बहुत लंबा चलेगी। आपको इसी चीज़ पर ही बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। हमें इनर इलेक्ट्रॉन्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बॉन्डिंग की प्रोसेस में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं डिटेल में स्टडी करूं उससे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का हमारा वीडियो उन बेसिक्स पे ही रहेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी जब वो बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं पहले ले चलता हूँ सेकंड चैप्टर में। हमें ऑर्बिटल्स की शेप पर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, मीन्स जो आपने पढ़ा था 9-10 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर हो गए, कोई बात नहीं। बट देखो बहुत फ़र्क होता है कि आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि जैसे कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन एटम में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की है वही स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की नहीं है, डिफरेंस है। इस बॉन्ड की अलग स्ट्रेंथ है, इस बॉन्ड की अलग स्ट्रेंथ है, जबकि दोनों बॉन्ड किससे बने हुए हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन था। ऐसे ही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 1, 2 एंड 3, बट इन तीनों की भी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, वो दोनों के जो एटम हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं। अब शेयरिंग भी सेम टाइप के एटम से ही हो रही है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम एटम ही शेयर कर रहे हैं। मीन्स नाइट्रोजन सेम एटम हो गया, ऑक्सीजन एक जैसे एटम हो गए। बट इनके बीच में जो अगर 2 बॉन्ड बने हैं तो उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो रही है। कुछ इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहले आपका जो बेसिक पॉइंट है वो हमें आना पड़ेगा अब शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल पर। वो पहले मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल। सी हेयर इन द सेकंड चैप्टर हमने किया था। आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, देखो S, P, D एंड F की शेप हम नहीं करते क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। S इट्स शेप इज़ spherical, P shape is dumbbell and D shape is double dumbbell, ठीक है। ऑल्दो आपको यहाँ पर इस चैप्टर के रिगार्डिंग केवल S और P की या फिर इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी S और P ऑर्बिटल की शेप आनी चाहिए। तो मैं अभी S और P पर ही फोकस करूँगा। तो P को ही थोड़ा सा हम एडवांस में कर लेंगे ताकि P ही हमारे पास आएगा। तो S और P की शेप को देखते हैं। देखो, S की शेप तो स्फेरिकल हो गई और P की शेप कैसी होती है, डम्बल। लेकिन पता होना चाहिए आपको P में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। तो कैसे, देखो, एक ऑर्बिटल होगा इस तरीके से, एक होगा, इसको ऐसे बना दो कि एक ऑर्बिटल ऐसे हो गया, वो ये वाला हो गया, इसको हम बोल सकते हैं PX। ऐसे ही दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वो इस एक्सिस पर आ गया। अगर ये एक्सिस y है तो ये PY ले लेंगे। ऐसे ही अगर वो लोब इस एक्सिस पर है तो हम इसको PZ, PX, PY, PZ। 3 टाइप्स के आपके लोब्स और ऑर्बिटल्स होते हैं P में, ठीक। इसीलिए P में 3 ऑर्बिटल्स हुए और 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और S की शेप होती है स्फेरिकल। अब इस शेप का मतलब क्या है, देखो, ऐसी कोई लाइन, ऐसी कोई शेप नहीं होती एटम के अंदर। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द प्लेस इन द एटम अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जिस स्पेस में सबसे ज़्यादा है उसे बोलते हैं हम क्या, ऑर्बिटल।
अब थोड़ा देखो समझ लो उसको तरीके से, ताकि वो कंसेप्ट भी बाद में, मैं देखो सेकंड चैप्टर करवाऊंगा ही तो वहाँ पर आपको कम प्रॉब्लम आएगी। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, और ये सेकंड शेल है। तो पता ही है आपको कि फर्स्ट शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर ये होगा 1s। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना इस शेल के अंदर इस तरीके से घूमते रहेंगे, मीन्स एक ऐसा एरिया बनेगा, और वो एरिया कैसा बना, स्फेरिकल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम में जो घूमता रहा वो कुछ इस शेप में, मीन्स इस ये एक शेप, एक उसका डायमीटर हो गया, इसमें कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और जब उसकी डॉट बनाई गई तो कैसा बना, वो एक स्फेरिकल शेप। अब यहाँ पर तो 1s होगा, यहाँ पर क्या होगा 2s। हम पहले कर चुके हैं ये क्वांटम नंबर में कि हमेशा पहले वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है, s। अगर शेल 1 है तो 1s, सेकंड 2 है तो सेकंड शेल है तो 2s। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इस तरीके से ये एक स्फेरिकल शेप में, मतलब इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी कभी कभी घूमता रहेगा। और p का मतलब क्या, मान लो ये p है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, कभी इस तरफ यहाँ कभी इस तरीके से, मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो ये इस तरीके से मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अराउंड कभी यहाँ कभी इधर आया, इस तरीके से कभी इधर ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे एक रीजन है यहाँ घूमता रहेगा। और जो एक रीजन है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। और हमें यहाँ पर अभी s और p की ही बात करनी थी, तो हमारे को पता लग गया कि s की जो शेप है वो स्फेरिकल होगी और p की शेप कैसी होगी, डम्बल शेप। ठीक, अब थोड़ा ज़रा ध्यान दो, देखो जरा समझना इस पॉइंट को आहिस्ता। अभी थोड़ा आपको शायद और लगे बट आहिस्ता आहिस्ता आपके पास अपने आप ही समझ आ जाएगा। ये थोड़े से पॉइंट्स इसमें एक बार आपको समझने पड़ेंगे, थोड़ा समझ आएगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे ये चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, देखो जो अभी तक आपने 10th में पढ़ा था क्या कि एक एटम आया, दूसरा एटम आया, दोनों को इलेक्ट्रॉन शेयर करने की रिक्वायरमेंट थी। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, एक इसने शेयर कर दिया और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये बड़ी सिंपल सी बात थी बट इतनी सिंपल असल में होती नहीं है। 10th क्लास तक ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं थी, वहाँ इतने कंसेप्ट नहीं थे, बट रियलिटी में वो इलेक्ट्रॉन शेयर जो होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते क्या हैं, ऑर्बिटल। असल में वहाँ पर इन रियलिटी होता क्या है, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरशैडो कर देना। मीन्स जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि कवर कर देना ये एरिया, ये देखो जो कॉमन एरिया हो गया ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो हुई इसे क्या बोलते हैं हम, जो बीच में कॉमन एरिया आ गया, ओवरलैपिंग। जैसे ये है ओवरलैप करते हैं, तो ध्यान रखना कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय दी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक, तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये s हो गया एक ऑर्बिटल, एक दूसरा s हो गया ये दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, तो ये क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपका एक कॉमन एरिया आ गया और ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, ओवरलैपिंग से। ये इस थ्योरी की सबसे पहली पॉइंट था जो मैंने डिस्कस उस समय नहीं किया था। तो मेन चीज़ क्या होता है कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बट थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, अभी मैंने केवल चलो ये कर देते हैं, मैंने अभी एस करवाया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एस की एस से ओवरलैपिंग हो सकता है एस की ओवरलैपिंग पी से हो जाए। मैं अब हर टाइप की ओवरलैपिंग करवाऊंगा, एस और पी। हो सकता है कि पी और पी की हो जाए ओवरलैपिंग। अब एस और पी की ओवरलैपिंग को आप एक कैटेगरी में फिक्स कर लो। ठीक, अब मैं लूँगा पी और पी की कैसे होगी। देखो अब ये कौन सा पी है, एक्स, तो दूसरा एक्स भी कर सकता है। ऐसे ही ये कौन सा है, जेड, तो इसके साथ जेड वाला ओवरलैपिंग कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ तो ये कौन सा हो गया आपका, वाई, तो वाई के साथ भी ज़रा ध्यान देना कि सेम एक्सिस की ही आपस में ओवरलैपिंग होगी। वो क्यों, देखो
अब मान लो इलेक्ट्रॉन इस एक एटम में, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, ये एक्स हो गया, दूसरे में यहाँ प्रेजेंट है इस तरीके से, ये हो गया जेड या वाई हो गया, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। मान लो ये एक हैंड है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक हैंड ये है, तो ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि इनका प्लेन एक है। अगर अलग अलग प्लेन में है, मीन्स एक एक्स में है एक वाई में, देखो एक्स वाई जेड क्या होता है, आपके 3 एक्सिस हैं जो कि लेंथ विथ एंड हाइट को शो करते हैं। तो लेंथ वाला लेंथ से मिलेगा, मान लो आपको 2 रूम्स को मिलाना हो, 2 रूम्स को एक करना हो, तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी लेंथ से ओवरलैप करेगी, जो उसकी हाइट है वो उसकी हाइट से ओवरलैप करेगी। तो हम लेंथ को हाइट के साथ तो नहीं मिला सकते ना, वो अलग चीज़ हो जाएगी, विथ अलग हो जाएगी। तो तीनों एक्सिस अलग अलग हैं तो सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। तो देखो ऐसे ही एक्स की ओवरलैपिंग एक्स से, ये जेड था जेड की जेड से, वाई की वाई से, तो मीन्स सेम प्लेन वाले ओवरलैप कर गए। अब थोड़ा ध्यान देना जरा, देखो 1 2 और 3 ये दोनों एक में एस एस, ये हो गई एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग, ये हुई एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हुई पी और पी के बीच में। देखना इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, ये ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो एस का आया, एक इस पी का आया, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। ये है कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। पर थोड़ा डिफरेंस है यहाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाला हूँ मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ध्यान दो आप, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ना वो केवल एक ही रीजन में हो रही है, एक रीजन, ये भी 1 रीजन, ये भी 1, यहाँ पर 2 रीजन हो गए, एक रीजन ये, एक रीजन ये, यहाँ पर भी एक ये, एक 2 रीजन हो गए। और ओवरलैपिंग में देखो क्या हो रहा है, यहाँ जरा ध्यान देना, इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये हेड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और अगर ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है इसको बोलते हैं हम साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अब चलो खुद बार ध्यान दो, ये क्या हुआ, एक साइड, और ये क्या हुई इसकी दूसरी साइड, ये आपस में ओवरलैप किए, तो एक ओवरलैपिंग ऐसे हुई। अब ये इसका साइड देखो ये बची नहीं, अब ये क्या हुआ, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। ये कौन सी हुई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ 2 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक को बोल रहे हैं हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक को बोल रहे हैं हम साइड टू साइड ओवरलैपिंग। और क्योंकि ओवरलैपिंग में डिफरेंस है तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के बनते हैं। बस ये सबसे मेन बात थी जिसके लिए मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था कि 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगर आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, जैसे ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मीन्स इस थ्योरी की सेकंड पॉइंट ये था, पहला पॉइंट ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि ओवरलैपिंग भी 2 तरीके से हो सकती है, ऑर्बिटल्स हेड टू हेड भी ओवरलैप कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी ओवरलैप कर सकते हैं। इफ़ दे आर ओवरलैपिंग हेड टू हेड, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विल बी कॉल्ड एज सिग्मा, एंड इफ दे आर ओवरलैपिंग साइड बाय साइड, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो 2 टाइप के आपके बॉन्ड हो गए कोवलेंट, एक सिग्मा और एक पाई। पाई ये वही है जो आप मैथ में यूज़ करते हो, ये सिंबल लगाना पड़ेगा। तो 2 टाइप की आपकी ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा एंड पाई, और इसकी वजह से आपके 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बने, एक सिग्मा बना, एक पाई बना। अब यहाँ डिस्कस ये करना है कि इन दोनों में स्ट्रेंथ का डिफरेंस है या नहीं है, और अगर है तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो ध्यान देना, सिग्मा, सिग्मा सिंबल इसका ये आ गया, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। एंड वाई, देखो जरा थोड़ा सिंपल ध्यान देना, मैं एक ओवरलैपिंग कर रहा हूँ इस तरह के अपने हैंड की, एक ओवरलैपिंग मैंने ऐसे की, इतना सा, बस ये इतना सा ओवरलैपिंग किया अब इसको, और एक ओवरलैपिंग ऐसे की। कौन स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा ऑफ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होगा, मीन्स एक देखो ओवरलैपिंग इतनी है,
ठीक, मैं इसको मान लो फिक्स कर देता हूँ ग्लू से, और एक ओवरलैपिंग इस तरीके से है बिल्कुल, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया बढ़ गया ओवरलैपिंग का। ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई। ऑल्दो देखने पर ऐसा लगता है कि पाई की ओवरलैपिंग ज़्यादा है, बट इन रियलिटी में अगर जैसे ये और ये किया, इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। ऐसे ही ये और ये कौन सी हो गई, सिग्मा साइड हेड टू हेड, ये ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। और जो ये वाली ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग में कम एरिया इन्वॉल्व होता है। लगता है आपको दो एरिया हैं, बट इनका एरिया कम होता है, इफेक्टिव एरिया कम होगा। इस वजह से आप देखो सिंपली बात, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर बॉन्ड बिकॉज इन दिस द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर देन द पाई बॉन्ड और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक, तो यहाँ एक बात समझ आ गई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एंड पाई बॉन्ड वीक होगा। अच्छा, इसके बाद देखो ये चीज़ें ना अभी आपके पास यहाँ पर केवल बॉन्डिंग समझा रहे हैं हम। इस वीक और स्ट्रॉन्ग होने के जो आगे रिजल्ट मिलेंगे कि केमिकल रिएक्शंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी। वो लास्ट चैप्टर्स है वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक यहाँ पर हो गया कि बॉन्ड अलग अलग हुए और बॉन्डिंग पर ही केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करती हैं। कोई रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो है, ये सब चीज़ें बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं। तो हमारा बेसिक यहाँ था बॉन्ड वाला कंसेप्ट कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हो सकते हैं। अगर वो सेम ही एटम के बीच में हो तो वो उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, अगर उनकी ओवरलैपिंग अलग अलग है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो अलग बॉन्ड बनेगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है तो अलग बॉन्ड बनेगा। अब जरा ध्यान देना, देखो किस कंडीशन में आपकी सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी, ध्यान देना। देखो ये S, अब देखो कोई इसका कोई एंड है, कोई एंड नहीं। देखो स्फेरिकल का कोई भी साइड नहीं होती। कभी आप कहो कि इस फुटबॉल की कोई साइड, फुटबॉल की कोई साइड होती ही नहीं है। स्फेरिकल चीज़ की कोई साइड नहीं होगी। तो जहाँ पर भी S ऑर्बिटल आ गया वहाँ हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। मतलब S और S को मिलाओगे सिग्मा, S और P को भी मिलाओगे तो सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि पॉसिबल देखो नहीं है। मान लो आप इसको और इसको मिलाओ तो कैसे पॉसिबल है कि ये यहाँ और यहाँ दोनों जगह ओवरलैप कर जाए, नहीं करेगा। ये एक ही जगह से ओवरलैप करेगा और ये होगा आपका हेड टू हेड ओवरलैप। तो जहाँ S आ गया वहाँ तो सिग्मा ही बनेगा। S से सिग्मा रख लो याद आप, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे इसमें कोई याद करने वाली बात है नहीं कि जिस चीज़ की साइड ही नहीं है वो कैसे साइड ओवरलैपिंग कर जाएगा। तो S की कोई ओवरलैपिंग तो नहीं होगी साइड, इसलिए S जहाँ पर भी आ गया वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। लेकिन देखो मैं ज़रा थोड़ा दोबारा ले लेता हूँ, ये P है, इसके देखो अब ये नहीं हमने बनाए तीन अलग अलग थे बट होते वो एक साथ ही है। अब मान लो P के एक ऑर्बिटल तो ये हो गया, ठीक, एक ऑर्बिटल ये हो गया, मैं तीनों इकट्ठे बना रहा हूँ, और एक ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है। अब मान लो इसके नज़दीक एक और P आया, देखो अब हमें पता चल चुका है S किसी के साथ भी आए, चाहे अपने साथ में आए चाहे P के साथ में आए, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। यानी कि P और P के बीच में पॉसिबिलिटी है सिग्मा और पाई में कन्वर्ट होने की, कि कोई सिग्मा बने कोई पाई बने। अब जरा समझना क्या होगा। दूसरा मैं एक और पाई P ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है, ये लो, तो एक तो ये हो गया PX, ये क्या हो गया PZ, ये क्या हो गया PY। अब देखो जरा सोचो अपने आप, इसको इसके नज़दीक लेकर आओ तो क्या होगा, ये और ये कैसे ओवरलैप करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी। इसे ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और इस टाइप इसको हम, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये बहुत कॉमन सी और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको वही आनी चाहिए। इंटर, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो आगे कंसेप्ट नहीं हो पाएंगे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मीन्स देखो ये एक एटम का P था, ये दूसरे एटम का P था। मान लो ये इस ऑक्सीजन का P है और ये इस ऑक्सीजन का P है, दो ऑक्सीजन आपस में आए तो उसका
जो दो ये जो एक्सिस हैं ये न्यूक्लियस को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये वाला एक्सिस है। तो ये एक्सिस आपस में हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है ना ये वाले, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई देखो पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई जेड, तो पी जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। जब एक्स और एक्स की ओवरलैपिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। ठीक, अब ये और ये दोनों एक ही है, पी देखो कौन सा है ये, पी जेड। अब देखो पी जेड को ऐसे मानूंगा मैं, ये पी जेड है और ये भी पी जेड है। जब ये नज़दीक आएंगे तो इनकी कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड, इसका ये लोब इसके साथ, इसका ये लोब इसके साथ, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। और तीसरा देखो भाई ये वाला जो टिल्टेड एक्सिस पर है, ये वाला और ये वाला, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, देखो इसको मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, इसको बनाना होगा तो एक ये और एक ये, तो यहाँ पर भी 2 लोब आ गए और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई, ये बनाएगा पाई। इससे आपको एक बात पता चल जानी चाहिए कि पी जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 पाई बॉन्ड, कुल मिलाकर के आपके पास 3 बॉन्ड बनते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो अभी समझो, बाद में काम आएंगी और कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आएंगी। और ये अभी आपको थोड़ा बहुत इसमें कहीं पे डाउट अगर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं या फिर आगे लेवल की सोच लेते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे भी इसी चैप्टर में ही आ जाएंगी। कुछ जब एग्जाम्पल लेंगे कि ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, एटम का ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखो अपने को थोड़ा बहुत देखो, साइंस एक इमेजिनेशन का ही गेम है, तो आपको इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि एटम के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिल रहा है, वो रीजन आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। जब वो ओवरलैप कर जाते हैं तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब वो ओवरलैपिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, जो जानते हैं हम 2 टाइप की है। एक ओवरलैपिंग इस तरीके से हो सकती है, पर अगर ऐसे प्रेजेंट है आपका मतलब जो लोब है उसकी जो कंडीशन है वो वर्टिकल है, इस तरीके से है, तो इसका तो कोई हेड हुआ ही नहीं। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग आपकी है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो उससे जो नाम दिया है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा पाई देखो नाम दिए हुए हैं, अब कुछ नाम देना पड़ता है किसी किसी चीज़ को, तो हमने नाम दे दिया कि जो हेड टू हेड हो गई उसको सिग्मा बोल दिया। जो ओवरलैपिंग जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एरिया था वो जब इस तरीके से मिला तो उसको हमने पाई बोल दिया। और ऐसे जब मिल रहा है ना, लग रहा है हमें कि एरिया फालतू है, बट यहाँ पर ओवरलैपिंग कम होती है और हेड वाले में ज़्यादा होती है। ठीक, तो यही थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अब। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वैलेंस मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वो ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, एक ओवरलैपिंग साइड बाय साइड होती है, एक ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है इसीलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग वीक होती है, कम होती है, इसीलिए बॉन्ड भी वीक बनता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में होगी, और जो एक्सिस इंटर न्यूक्लियर नहीं हैं उनमें कौन सी होगी, पाई बॉन्डिंग। ठीक, और अब एक लास्ट पॉइंट जो रह गया है सिग्मा और पाई के रिगार्डिंग, बस वो ये, तो इसको मैं यहीं पे सिंपल कर लेते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या हुआ, इसको ऐसे मान लेते हैं, एक ये और एक ये आपस में कर गए हेड टू हेड ओवरलैप, ये इसका हेड इसके हेड का चला गया। अब इसको देखो, इसमें ना एक चीज़ फिक्स कर दो, मान लो ये फिक्स कर दिया मैंने, और ये रोटेट कर सकता है। ठीक, तो इसको रोटेट करने पर क्या है, देखो इसको हम फिक्स रखें तो ये रोटेट कर रहा है, यानी कि सिग्मा में रोटेशन पॉसिबल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि ये रहा, मतलब ये मेरी चीज़ फिक्स है तो ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। तो ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है वो सिंगल है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। इसको फिक्स कर दो तो आप ये जैसे घुमाते हैं उस तरीके से आप इसको फिक्स कर लेते हो। लेकिन जो पाई है
पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। वो रोटेशन पॉसिबल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है वो अबव एंड बिलो द प्लेन है। ये प्लेन है, देखो ये प्लेन हो गया, एक ओवरलैपिंग इधर हो गई, एक ओवरलैपिंग इधर हो गई, तो इसने इसको कवर कर लिया। अब कैसे पॉसिबल है कि आप एक चीज़ को हिलाओ दूसरा ना हिले, जितना ये फिक्स इतना ये जैसे ही जाएगा ऐसे जाएगा। आप एक चीज़ को फिक्स करके दूसरी को रोटेट नहीं कर सकते पाई में, क्योंकि यहाँ पर दो साइड से बंधा हुआ है। मतलब आपने इसको ऊपर से भी फिक्स कर दिया, नीचे से भी कर दिया, दोनों जब क्लोज हो गए तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक्सिस को मीन्स एक ऑर्बिटल को फिक्स कर दो, दूसरे को घुमा दो। अगर आप इसको घुमाओगे तो ये भी अपने आप ही घूमेगा। तो आप यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, पाई वाली ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपसे कभी भी कंपटीशन में पूछ लेते हैं रिगार्डिंग पाई, सिग्मा एटसेट्रा। ठीक, तो अब हमें समझ रखो आना चाहिए। अब मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ कि क्यों एक ही एटम में एक ही मतलब सेम टाइप के एटम्स में एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनते हैं। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, वी नो ऑक्सीजन में बनता है डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। ये कौन सा होगा, पाई। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ये सिग्मा होगा। तो दो बॉन्ड कौन से होंगे, पाई। इसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया है कि एक ही एटम में दो टाइप के बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास आज हमने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और अब इसके बाद कल इसी थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एटम्स में ये किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो थोड़ा सा अभी आपके क्वेश्चन रह गए होंगे, कुछ डाउट होंगे, तो मैं डायरेक्टली इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को एक साथ समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज इसको केवल ये इंट्रोडक्शन पॉइंट था यहीं पर छोड़ दिया। कल मैं ये डिस्कस करूंगा कि अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे कि ये आपके पास मॉलिक्यूल हो गया O2, या फिर ये N2, या फिर ये CH4, इसमें कैसे जो है एटम्स आपस में जो ऑर्बिटल्स हैं कैसे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो अब बाकी पॉइंट्स को कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।